नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के एक आदेश को लेकर राज्य में सियासी बवाल मचा हुआ है। ट्विटर पर भी पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। दरअसल वित्त विभाग ने प्रदेश के 20 निगम मंडल और आयोगों को बजट में से बची राशि को तत्काल प्रभाव से डिपॉजिट करने में जमा करने को कहा है। और डिपॉजिट यानी सरकार का खजाना, इसके लिए सभी विभागों को पत्र जारी किया जा चुका है। अब इस पत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने आ चुके हैं। रमन सिंह ने इस पत्र को लेकर सवालिया निशान खड़े किए कि क्या सरकार दिवालिया हो गई, जो उसे इमरजेंसी फंड में जमा पैसों को भी सरकारी खजाने में वापस बुलाना पड़ रहा है। रमन सिंह के आरोप पर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे कई पत्र तत्कालीन सरकार के जारी किए गए, जिसमें पूर्व में रमन सरकार के दौरान भी बजट को वापस सरकारी खजाने में बुलाया गया। आज हम इसी मामले पर चर्चा करेंगे, जिसमें दोनों पार्टी के नेता अपना पक्ष रखेंगे, जानेंगे। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ये सियासत का दौर चल रहा है, ट्विटर पर ये फंड को लेकर के सियासत छिड़ी हुई है और पत्र को लेकर के सियासी जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में जो बची हुई शेष राशि है, क्या अब ये सियासी बन चुकी है और सियासत में आखिर इसको क्यों खसीटा जा रहा है? ट्विटर पर इसको लेकर के वॉर छिड़ चुकी है और ट्विटर वॉर के बीच में छत्तीसगढ़ की जनता है, वो जो जानना चाहती है कि आखिर इस बची हुई राशि में इतनी सियासत क्यों हो रही है। आखिर इस राशि की क्या राशि है, ये जरा समझने की हम कोशिश करेंगे। क्या वाकई में इसमें सिर्फ सियासत हो रही है या फिर ट्विटर पर जो फंड को लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है, उसके मायने क्या है? वर्तमान और पूर्व सीएम के बीच में ये जो ट्विटर वॉर है वो इस वक्त छिड़ा हुआ है। भाई, भारतीय जनता पार्टी के आरोप पर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, जरा वो सुनते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के अब तक के कार्यकाल के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दा में हो चुकी है। मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। भाजपा नेताओं की मानसिक दशा ठीक नहीं है कि डिपॉजिट सरकार का ही पैसा होता है जो निगम मंडलों को खर्च करने दिया जाता है। निगम मंडल अगर उस राशि को खर्च नहीं कर पाती तो उसी वित्तीय वर्ष में उसको वापस जमा कराना पड़ता है। पूर्व के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान भी अनेकों बार पत्र लिखकर के डिपॉजिट के राशि को वापस मंगाया गया है। ऐसे में भाजपा के नेता जो मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रहे हैं, झूठ प्रोपेगेंडा की राजनीति करने के लिए छत्तीसगढ़ की खुशहाली के विरोध में इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। तो यहां पर ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल इन तस्वीरों के जरिए, क्योंकि ट्विटर पर जो फंड को लेकर के वॉर छिड़ी हुई है, वो इस वक्त राजनीति में बहुत हद तक गर्माहट लेकर के आ चुकी है। सर्दी का मौसम है, लेकिन इस बीच सियासत अपनी चरम पर है और गर्माहट इसमें नजर आ रही है। लेकिन वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में ये जिस तरीके की लड़ाई छिड़ी हुई है, फंड को लेकर के बार बार जो आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, मौजूदा वक्त में फंड वापसी को लेकर के जब कदम उठाया जाता है तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इसको लेकर के सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से फंड को आपको जमा करना पड़ रहा है? क्या वाकई में सरकार के पास पैसा नहीं बचा है, इसलिए फंड को जमा करना पड़ रहा है? अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि साहब, आपने भी तो अपनी सरकार में इसी तरीके से फंड जमा करे, इसी तरीके के आपने पत्र लिखे, लेकिन अब जब हम कर रहे हैं तो इसमें आपको आपत्ति नजर आ रही है। तो आपत्ति आखिर शुरू कहां से हो रही है और इसमें नाराजगी क्यों है? क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? आरोपों का आधार क्या है? जरा वो जानेंगे, समझेंगे। लेकिन ये लगातार आप ये जो पत्र है उसके जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके की ये सियासी जंग छिड़ी हुई है और ट्विटर पर जो फंड को लेकर के सियासत हो रही है, इसके मायने क्या हैं, वजह क्या है, कारण आखिर क्या इसके पीछे है, क्यों आखिर इस फंड को लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, इन सभी को लेकर के। क्योंकि हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है, हम जरा उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है। लेकिन जरा सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से नेता अमित चिमनानी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अर्थशास्त्री
डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तपेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में जरा सुरेंद्र वर्मा जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। आरोप कई लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इसमें कोरी सियासत है, लेकिन सियासत कर कौन रहा है? और फंड जमा करने को लेकर के जो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आप तो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले की सरकार में रमन सिंह साहब ने इसी तरीके से किया, चिट्ठी लिखी, लेकिन अब वो मुकर रहे हैं। शुभेंदु जी, पूरे देश में यही व्यवस्था है। वित्तीय प्रबंधन की एक प्रक्रिया है। जो अतिरिक्त फंड होते हैं, जो निगम मंडलों के मद में हैं, वो जब संचित कोष में जमा किए जाते हैं तो उन्हीं निगम मंडलों के संबंधित संचित निधि में उसी मद में दर्ज किया जाता है। और जैसे उनको आवश्यकता होती है यदि, तो उनके माध्यम से जब मांगा जाता है तो संबंधित राशि जो है उनको आवंटित भी कर दी जाती है। ये पूरे देश में यही व्यवस्था है। और जो महालेखाकार है, सीएजी है, उसका भी निर्देश है कि जो अतिरिक्त राशि जो होती है, और ये 1 साल की नहीं है या 1 मद की नहीं है, ये पहले भी होते आया है और पूरे देश में यही व्यवस्था है। शुभेंदु जी, तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति किस बात की है? ये तथ्यहीन आधारहीन आरोप लगाकर इस प्रकार से राजनीति करने के लिए पूरी बयानबाजी करना निश्चित रूप से गलत है। ये संचित निधि जो निगम मंडलों को दी जाती है, वो सरकार जो है सीधे निगम मंडलों को नहीं देती है, वो विभाग के माध्यम से, जिस विभाग से वो संलग्न है, उन निगम मंडलों को, उस विभाग को राशि आवंटित की जाती है, वहां से उनको मिलता है। और जब ये राशि अलग अलग, और इसके कारण भी अलग होते हैं, खर्च जो नहीं होने की जो बात है, वो इसके कई सारे कारण हैं, वो पिछले वर्षों का भी होता है। जो ये फंड है, इसमें सरकार की वित्तीय साख के लिए इस प्रकार से जो अतिरिक्त राशि है उसको संचित निधि में जमा कराने का प्रावधान। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि सरकार के पास पैसे की कमी है। दौरान भी ये पैसे की कमी का संकट तो नहीं है ना? केवल राजनीति करने के लिए तथ्यहीन आरोप लगा रही है। हाँ। और ये अलग अलग मत के, जैसे प्रौद्योगिकी विभाग का 20 लाख करोड़ 20 करोड़ है लगभग, खनिज विभाग का है, गृह विभाग का है, तो अलग अलग जिन विभागों से संबंधित जो निगम आयोग हैं, वहां पर जो बाकी की राशि है उसको संचित निधि में, और उन्हीं के मद में, उनके साथ में जो है किस आयोग मंडल से आया है वो भी दर्ज रहता है। और चलिए, ये पैसा बच क्यों गया उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी बात करूंगा मैं। लेकिन जरा अमित जी से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। अमित चिमनानी साहब, अब ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि साहब जो जिस मद में है उसी मद में वो आगे पैसा रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी है, इसीलिए पैसा जमा करना पड़ रहा है। ये आरोप क्यों? और वो तो ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपकी जब सरकार थी तो आपने भी तो किया। मेरी आवाज सुन रहे हैं शुभेंदु जी? बिल्कुल अमित जी, बात पूरी कीजिए। अब मैं आपको फर्क बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तब और अब में क्या फर्क है, और क्या आरोप है और क्या सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 वर्ष शासन किया और क्या विकास किया कि 9,000 करोड़ का जो बजट बीजेपी को मिला था उसे 95,000 करोड़ तक पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी और केवल कर्जा लिया 32,000 करोड़ रुपए का 15 वर्षों में। इसका ये मतलब है कि लगभग 1,500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, केवल 1,500 करोड़। और कांग्रेस की सरकार आई है, ये प्रति महीने 1,500 करोड़ लेती है। हम जो प्रति वर्ष लेते थे, ये प्रति वर्ष 18,000 करोड़ रुपया कर्जा ले रहे हैं। 51,000 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने 2.25 साल में ले लिया। ठीक है, 51,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ जैसे छोटे प्रदेश के लिए एक बड़ी राशि। केंद्र सरकार जो पैसा देती थी, महालेखाकार की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे हमारे विद्वान साथी प्रवक्ता, वो रिपोर्टें कह रही है कि 19-20 में केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को 34,000 करोड़ रुपया, 20-21 में 38,000 करोड़ रुपया मिला, जो कि राज्य की कुल आय का 53% है। मतलब राज्य का हिस्सा कम है, केंद्र का ज्यादा है। ये पैसा मिल चुका है। और ये पैसा पिछले वर्षों में जब भाजपा की सरकार थी और यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तब से 178% पैसा ज्यादा है। बताने का मतलब है कि 51,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा कर्जा केंद्र द्वारा लगभग आपको 200% पैसा मिल रहा है। शराब से आपने कमाई बढ़ा ली है, पेट्रोल डीजल पर आपने वैट से पैसा बहुत कमाया है, स्टैंप ड्यूटी से पैसा आपने पहले से ज्यादा कमाया है, क्योंकि आप खुद ही कह रहे थे कि भैया रजिस्ट्रियां जो पहले होती थी उसपे अब रजिस्ट्रियां ज्यादा होने लगी हैं। आपने हर जगह से पैसा अगर बटोर लिया है, तो उसके बावजूद निगम मंडल के पैसों को आप क्यों देख रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा कुप्रबंधन हो गया
जब इतने सारे पैसे इकट्ठे करने के बाद भी आपको निगम मंडलों को ये कहना पड़ गया कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो भी आप हमको दे दो, और उसके बाद भी हालात क्या है शुभेंदु जी? हालात ये है कि कहीं पे किसी भी विभाग में पैसे नहीं है, सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। मैं आपको सरकारी अस्पतालों के हालात बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हाँ। ये बहुत पहले की बात नहीं है, 25 जनवरी का अखबार में लेकर के बैठा हूँ। बिलासपुर का जो हॉस्पिटल है सिम्स, उसमें एक्सरे लिथोट्रिप्सी की मशीनें बंद हो गई हैं, वहां बिना इलाज के लोग जा रहे हैं। अंबिकापुर का जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पिछले 2 साल से 7 करोड़ रुपए की एक MRI मशीन लगनी है, वो मशीन नहीं लग पा रही है, वो पैसा लैप्स हो रहा है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में ब्लड के टेस्ट, यूरिन के टेस्ट कई बार बंद हो गए हैं। मेकाहारा के प्रबंधन ने सरकार को कई बार लिखा है कि आप हमको हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसे नहीं दे रहे। हाँ। ये तो एक एग्जांपल है शुभेंदु जी, ठीक है। समय कम पड़ जाएगा। हाँ। आप कहीं पे किसी भी डिपार्टमेंट को पैसा नहीं दे रहे हैं, हाँ। और हर जगह से आप पैसा ले रहे हैं। हाँ। तो ये पैसा ठीक है, अब जरा जल्दी से एक जवाब ले लेता हूं, उसके बाद तपेश जी आपके पास आता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, अब ये आरोप लग रहा है कि जो पैसा विभागों के पास पहुंचना चाहिए या जो एम्प्लॉय की सैलरी तक का पैसा नहीं है, उसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। जरा जल्दी से जवाब दीजिए तपेश जी, उसके बाद आता हूं। शुभेंदु जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र है। ये झूठ बोलेंगे, बार बार बोलेंगे और अपनी गलतियों को छुपाएंगे। ये 2013 में, अभी तो देखिए, ये मैंने पहले भी कहा, महालेखाकार का निर्देश है और ये संचित निधि में जमा कराना ये एक प्रक्रिया है वित्तीय अनुशासन के तहत। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये तो निगम आयोग की बात है, इनके द्वारा विभागों का पैसा भी दबाव पूर्वक जमा करवाया गया, तब वो जायज था। ये कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, कर्जा लेने की बात कर रहे हैं, 32,000 करोड़ का ये कर्ज लेते हैं, इसलिए घटिया मोबाइल बांटने के लिए, स्काई बाप अनुपयोगी जो यहाँ खड़ा है उसके लिए हमने कर्ज लिया है और राज्य सरकार अपने संसाधनों से पटाएगी। ये 32,000 करोड़ लेने के बाद क्या स्थिति थी? गरीबी रेखा में नंबर 1, भुखमरी, एनीमिया, मलेरिया में होने वाली मौत में नंबर 1, और इनके फोकस में चंद पूंजीपति लोग हैं। केंद्र की मोदी सरकार 9 लाख करोड़ से अधिक का ऋण किनको माफ करती है? वो 18 बड़े पूंजीपतियों का हमने कर्ज लिया है। किसानों के खाते में सीधे तौर पर पिछले 3 सालों में 80,000 करोड़ से अधिक की राशि गई है। ये तनख्वाह की बात करते हैं। कोरोना काल में भी प्रत्येक जिले में नियमित भर्ती हुई है। शिक्षकों का एक पद भी इन्होंने भर्ती किया होगा नियमित पद का, तो बताए 15 चलिए, भर्तियां उन्होंने नहीं की, लेकिन पैसा सैलरी तो मिल रही है ना सर। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हो रही है। अच्छा, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो। सुनिए ना सर सुरेंद्र जी, सैलरी तो मिल रही है ना। इनके फोकस में चंद पूंजीपतियों के मुनाफे हैं, कमीशन खोरी के लालच में 14,000 करोड़ से अधिक की राशि नहीं राजधानी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अच्छा ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, जरा तपेश जी को मैं जरा इसमें शामिल कर देता हूँ। तपेश जी को जरा मैं शामिल कर रहा हूँ सर, ठीक है, 1 मिनट। तपेश जी, अब ये आरोप तो जो लगाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि साहब पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के पास तो सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए पैसे फंड को जमा कर लिया गया। असल मायने में अगर टेक्निकल पहलू हम देखें, तकनीकी रूप से अगर समझें, जनता को आसानी से आप जरा शब्दों में आप समझाइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि के डिपॉजिट जो है संचय कोष की राशि, वो क्या है। सबसे बड़ी बात इस पे जो ध्यान देने वाली ये बात ये है कि इस डिपॉजिट पे सरकार के पास कई पॉकेट हैं। अपना खुद की सेविंग है, अपनी चीजें हैं, वैसे उनकी ऑटोनोमी बॉडी जिसे निगम मंडल आयोग अगर कहते हैं, यदि अगर एक जेब का पैसा खत्म हो गया और दूसरे जेब में यदि अगर पैसा बचा है, वह भी आपका ही है, तो उसे निकालने में क्या तकलीफ है। बात ये आप कहते, कहीं पे एक चीज ऐसा कोई तथ्य सामने आता कि पहले जेब से पैसा जो खर्चा किया गया वो अनुत्पादक था, क्या किसानों को दिया गया उस पर आपका कोई आपत्ति है? आपने जो चिकित्सा पर जो व्यय किया, जो सुविधाएं उपलब्ध कराई, केंद्र और राज्य दोनों ने कोरोना में जिस तरीके से समर्पण के साथ काम किया, इस पे किसी ने कोई आपत्ति बताई? देखिए, लोन लेना मैं मानता हूं निश्चित तौर पे कर्ज लेना एक बुराई का कारण बनता है, पर ये तो हम अपने ही लोगों से ले रहे हैं। घर का पैसा यदि अगर घर में ही ले रहे हैं और हमको ब्याज देना नहीं पड़ रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है? पहले भी लेते रहे हैं। आपको यह भी बता दो, यूजीसी वेतनमान प्राप्त करने वाले प्राध्यापकों को उनके वेतन का पूरा पैसा कभी नहीं दिया जाता।
एरियाज का या तो 50% या 40% जो कुछ एक राशि लमसम अमाउंट के डिपॉजिट में 5 साल 7 साल तक रख लिया जाता है, ब्याज नहीं दिया जाता। अब उसे आप क्या कहेंगे? 7वें वेतनमान में भी के डिपॉजिट पे प्राध्यापकों का पैसा के डिपॉजिट पे रखा गया, उसके 6वें वेतनमान में भी रखा गया, 5वें में भी रखा गया। तो ये स्वरूप तो हमेशा बना रहा है। अगर के डिपॉजिट के नाम से अगर हम ये कहें कि लोन लेने के से आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, बेकार, अरे इसमें तो कोई आर्थिक बोझ आ ही नहीं रहा है। ये तो वही निगम और मंडल है जो शासन के अधीन काम कर रहे हैं। ये तो कहा जा रहा है ना कि सर पैसों की कमी है, इसलिए तो फंड जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, पैसों की कमी है सरकार के पास। नहीं, ऐसा नहीं है सर। कई बार ये वो सुनील जी जो कह रहे थे मैं उससे सहमत हूं। इसमें सर देखिए, एजी ऑफिस का नियंत्रण रहता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रहता है। आप यदि अगर किसी विभाग को पैसा दे रहे हैं और वो संचित करके रखे रह रहा है, वो पैसा डेड मनी की तरह उसके पास है, वो सिर्फ ब्याज पे पैसा कमा रहा है, जबकि शासन को उद्देश्य जन कल्याण होता है सर। वो जन कल्याण के लिए, या चाहे वो पूंजी के रूप में विनियोग करे, चाहे समाज कल्याण के लिए करे, वो जन उपयोग के लिए प्रयोग करेगा। एक सीमा से अधिक राशि अगर जमा है तो उस राशि को के डिपॉजिट में दे देना ही संबलता है, आर्थिक संबलता का पर्याय है। ठीक है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि जो विकास के कामों के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, वो आखिर वो पैसा खर्च क्यों नहीं हो पाया? मैं सुरेंद्र जी से जरा इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा अमित जी को जोड़ रहा हूँ। ठीक है तपेश जी, ठीक है, आपने पॉइंट। पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप होते हैं। दूसरी चीज ये है कि लोक लेखा समिति, उसके अध्यक्ष भी प्रतिपक्ष के लोग होते हैं। आप उसमें देखिए ना क्या गड़बड़ी हुई। आप ठीक है, ठीक है, जरा अमित जी से जवाब लेता हूं। अमित जी जरा जल्दी से इस पर काउंटर कीजिए, उसके बाद में सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। ठीक है तपेश जी, ठीक है। अमित शिवरानी साहब जरा जल्दी से आइए। परंपरागत रूप से सर अब ये कहा जा रहा है कि एक जेब से पैसा सरकार का ही पैसा है, अगर एक मद से निकाल करके दूसरे मद में लगा दिया जाता है या फिर एडजस्ट कर लिया जाता है जिसका ब्याज नहीं देना पड़ेगा, तो उसमें आपत्ति कहाँ है? आर्थिक चिंतन। ठीक है तपेश जी, एक मिनट जरा सुनिए ना। ठीक है, अमित जी को जरा सुन लीजिए। अमित शिवरानी जी जरा जवाब दीजिए। पक्ष बोलती है, तटस्थ रूप से बता रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत के डिपॉजिट के लिए स्थानीय निकायों एवं स्वास्थ्य संस्थानों उनके लाभ की संचित राशि को प्राप्त करने का अधिकार राज्य सरकार आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है अमित जी, जरा जल्दी से जवाब दीजिए। मैं सुन रहा था सुरेंद्र जी को, बार बार ये लोग कर्जा लेने का कारण बताते हैं। अरे आप किसानों को पैसा दे रहे हैं तो आपको किसने मना किया और किसने कहा कि किसानों को पैसा दे दीजिए और किसानों के बेटों पे कर्जा चढ़ा दीजिए? कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, ये बात सामने आती है, लेकिन क्या जरूरत से ज्यादा कर्जा लेना बुरी बात नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी इस कर्जे को चुकाने वाली है? ये प्रदेश के भोले भाले गरीब जनता पर ही ये कर्ज का बोझ है। ये कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी फंड से पैसा नहीं चुकाने वाली है। और FRBM एक्ट क्या कहता है, जो हमेशा मॉनिटरिंग करता है किसी भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति की, वो FRBM एक्ट कह रहा है कि आप जो है वो अपना ऋण भार जो है वो समय, वो सीमा के अंदर रखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने 17% GSDP के अनुपात में ऋण भार को रखा। ये सरकार आई है, ये 26% तक पहुंचा दिया। तो जब आप कोई कानून बना है, अर्थशास्त्रियों ने, विद्वानों ने बनाया है, तो आपको उसका पालन करना चाहिए। आपको अपने वादे भी पूरे करने हैं और आपको वित्तीय अनुशासन भी पूरा करना है। लेकिन आप एक तरफ ये कहेंगे कि हम इनको पैसा दे रहे हैं, उसके लिए हम कानूनों का उल्लंघन कर लेंगे, तो आपका वित्तीय कुप्रबंधन तो है, ये बात तो साबित है। और बार बार आप केंद्र पे चले जाते हैं, उद्योगपतियों पे चले जाते हैं। आप छत्तीसगढ़ की चर्चा चल रही है, उस पर आप तथ्यपरक बात करिए ना। डिबेट कोई भी हो, आप आरोप वही लगा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के साथी प्रवक्ता से कुछ विनम्र प्रश्न है। आपने 51,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया है, आप उसको अधिक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नंबर 1, आप ये कर्जा आने वाले समय में कैसे चुकाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं हम कर्जा छोड़ के हम सत्ता का मजा ले लेते हैं, हम चले जाएंगे, जो अगली सरकार आएगी वो चुकाएगी? आपका रोड मैप पे है क्या? तीसरा, कर्जा लेने के बाद उसको उपयोग करने के लिए भी FRBM एक्ट में जो चीजें लिखी हैं कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, ताकि राज्य की आय बढ़े, राज्य में निवेश बढ़े, राज्य के लोगों को रोजगार मिले। आप ये तीनों चीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को आधे से कम कर दिया है। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। आप अपने राज्य को आगे कैसे ले जाएंगे? जरा जवाब रोड मैप है आपके पास, तो बताइए। जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए सर। सुभेद्र जी विद्वान नेता है, पता होना चाहिए कि कर्ज की जो लिमिट होती है वो RBI तय करती है, और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए जो तय लिमिट है उससे बहुत कम है। अभी भी गुंजाइश बाकी है। ये मूल अंतर है,
नीति और नियत का। भारतीय जनता पार्टी को 2003 में सरप्लस फंड मिला था। कितनी लिमिट है और आपका कर्ज कितना है? सुन लीजिए नहीं, मैंने कितनी भी लिमिट है और कितना कर्ज है? सुनने का साहस रखिए। मैं पूछ रहा हूँ सुन लीजिए लिमिट कितनी है और आपने कितना लिया है? मैंने आंकड़ा बताया आपको। खोली थी 36,000 करोड़ का 20% लेना चाहिए, आपने 26% ले लिया। आपके कर्ज के बाद छत्तीसगढ़ की जनता का क्या हुआ? आप गलत बयानी मत करिए जनता का सुरेंद्र क्या जी। हुआ? आप न गलत केवल बयानी है किसानों ये। को सके बोनस के नाम पर, न केवल आदिवासियों को आप सके अपनी बोनस बात की पे खेती नहीं के रहते, लिए आप उनकी पिछली सरकार जमीन पे छीनते चले जाते हैं। हैं। सुन लीजिए आपने क्या किया? आपने कर्ज लेकर सर, बात सुनिए, एक छोटा सा प्रश्न है। सुन लीजिए, बेरोजगारी रेखा में नंबर 1, गरीबी नहीं, मैंने क्या प्रश्न पूछा? दुबे। मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा? हाँ, आपने कहा कि कर्ज वापस कैसे करेंगे? छत्तीसगढ़ में जल जंगल जीएसडीपी का 20% होना चाहिए कर्जा। आपका 26% है। छत्तीसगढ़ पे हमारी सरकार के द्वारा जो कर्ज माफी को लेकर किसानों को फसल के सही दाम देने के लिए जो कर्ज अरे तो दीजिए ना, तो कर्जा लेके क्यों? राज्य की आय बढ़ा के दीजिए ना। जो कर्ज नहीं ले रहा है, राज्य की आय बढ़ा के दो ना। पिछले 7 कर्जा लेके वादे निभाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कर्जा लेके बांटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुप कराइए, चुप कराइए उनको। इस प्रकार से मैंने बीच में नहीं रोका था, सुनने का साहस रखिए। नहीं ठीक है, एक-एक करके, एक-एक करके। पूंजीपतियों के गुलाम ये कर्ज लेकर देखिए, ये कौन सी शब्दावली है? ये कौन सी अभद्र भाषा का उपयोग है? अच्छा एक एक करके, ये एक एक कौन करके। सी भाषा है पूंजीपतियों के गुलाम? अच्छा एक एक करके अमित जी, अमित जी मैं वापस से मौका दूंगा एक मिनट। सुरेंद्र जी जल्दी से बात। पूंजीवाद से प्रेरित भाषा है। भाषा का संयम रखिए प्लीज। नीतियां पूंजीवाद से प्रेरित है। गलत है, झूठ बोलते हैं आप लोग। आप नहीं पलट ऐसे बात नहीं होगी। नहीं नहीं ठीक है, एक एक करके ना, एक एक करके। अमित जी एक मिनट जरा, सुरेंद्र जी बात जल्दी से पूरी कीजिए। हाँ ये कर्ज लेकर 36,000 करोड़ का नान घोटाला करे तो जायज। हाँ। ये वादा खिलाफी करते रहे तो जायज। ये किसानों से, बेरोजगारों से, आदिवासियों से, महिलाओं से वादा खिलाफी करे तो जायज। उसके बावजूद ये कर्ज ले। अच्छा ठीक है, ठीक है। हम यदि कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ की हाँ। जनता की समृद्धि के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए, किसानों ठीक है, के बहुत लिए, कम समय। आदिवासियों ठीक है के सर, लिए, सुरेंद्र जी महिलाओं ठीक की है। अमित समृद्धि जी के जरा लिए जल्दी से काम जवाब, करें, तो इनको जरा जल्दी से जवाब। वो ये कह रहे हैं कि कर्जा लिया तो जनता के लिए तो कर्जा लिया, जनता की भलाई के लिए कर्जा लिया है। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी। अमित जी जरा जवाब दीजिए, ये जनता की भलाई के लिए तो कर्जा लिया गया। करे तो वो सही, उनके लोन राइट ऑफ एनपीए करे तो वो सही। ठीक है सर, सुरेंद्र जी। किसानों का 36 सुरेंद्र वर्मा, किसानों का सुरेंद्र जी, ठीक है। 9,000 करोड़ का कर्ज माफ करते हैं तो इनको तकलीफ होती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जरा जल्दी से जवाब लेते हैं। अमित जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए। ये जो कर्ज लिया गया है, ये जनता की भलाई के लिए तो कर्ज लिया, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। मुंह में दही जम जाता है। चलिए मुझे रुकना पड़ेगा, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो बची हुई राशि है उसको लेकर के सियासत हो रही है। सवाल तो यहां पर यह भी उठ रहा है कि जो पैसा है वो लगातार कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से यहां पर कहा जा रहा है कि कर्ज अगर हम ले रहे हैं तो जनता की भलाई के लिए ले रहे हैं। लेकिन विपक्षी खेमा यहां पर सवाल उठा रहा है कि अगर आपको विकास कराना है तो कुछ नई आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ ऐसे नए अवसर आप प्रदान करें, या नए अवसर आपको सृजित करने होंगे ताकि कर्ज का बोझ सरकार के ऊपर या प्रदेश के ऊपर ना पड़े। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।